नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिटनेस कल्चर की दुनिया में थोड़ा गहराई तक जाएंगे। हम उन छिपी हुई बुनियादों को उजागर करेंगे जो एथलेटिक परफॉर्मेंस और लंबी उम्र तय करती हैं, जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस दिलचस्प पहेली पर गौर करें। प्राचीन यूनानियों यानी एंशिएंट ग्रीक्स ने बिना ये जाने कि मांसपेशियां या मसल्स असल में कैसे सिकुड़ती हैं, अपने ओलंपिक चैंपियंस को महानता के शिखर तक कैसे पहुंचाया। बिना किसी मॉडर्न साइंस के इतना बेहतरीन प्रदर्शन, सच में दिमाग चकरा जाता है। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, मसल्स का प्राचीन इतिहास। दूसरा, जोन 2 ट्रेनिंग में मास्टरी। तीसरा, ट्रेनिंग जोन की टेस्टिंग। चौथा, कनेक्टिव टिश्यू और जोड़। पांचवा, हड्डियों के लिए इम्पैक्ट एक्सरसाइज। और छठा, टेंडन रिपेयर। हम एक आइसबर्ग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्राचीन मान्यताओं की सतह से शुरू करके मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल इंजनों की गहराई तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मसल्स का प्राचीन इतिहास, मिथकों से लेकर विज्ञान तक। बड़ी मजेदार बात है कि प्राचीन ग्रीक्स मसल्स को सिर्फ शरीर को भरने वाला एक बेजान पदार्थ मानते थे। महान दार्शनिक अरस्तु का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका मानना था कि हमारे ग्लूट्स तो बस शरीर को आराम देने के लिए एक इनबिल्ट बीन बैग चेयर की तरह काम करते हैं। उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि असल में यही ताकत का मुख्य केंद्र है। उस समय माना जाता था कि मूवमेंट का कारण मसल्स नहीं, बल्कि न्यूमा नाम की एक रहस्यमयी शक्ति है। गैलन जैसे शुरुआती विद्वान सोचते थे कि न्यूमा जन्म के समय शरीर में फंसी हुई गर्म हवा है जो गुब्बारे की तरह मसल्स को फुलाती है और उसी के दबाव से शरीर में मूवमेंट होता है। क्या कमाल की इमेजिनेशन थी। और ताकत के बारे में उनका क्या सोचना था। ग्रीक एथलीट्स मानते थे कि स्टेडियम रेस जीतने के लिए, जो कि वेदियों के बीच 200 मीटर की स्प्रिंट थी, सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं है। ताकत को देवताओं के साथ एक सहयोग माना जाता था। जीतने की वो खास ताकत, जिसे क्रेटोस कहा जाता था, वो सिर्फ देवता ज़्यूस के वरदान से ही मिलती थी। चलिए, अब मिथकों से बाहर निकलकर विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। भाग 2, जोन 2 ट्रेनिंग, हमारा असली मेटाबॉलिक इंजन। फॉर्मबेट एनालिटिक्स के इस टेबल को देखिए। इसमें 5 हार्ट रेट जोन्स दिए गए हैं। इनमें सबसे जरूरी है जोन 2, जो हमारी एरोबिक एंड्योरेंस की नींव है। ये एक्टिव रिकवरी के ठीक बाद, लेकिन जोरदार थकान शुरू होने से ठीक पहले की स्टेज है। यहीं से हमारा असली एरोबिक बेस बनना शुरू होता है। अब समझते हैं कि ये जोन 2 ट्रेनिंग सेल्यूलर लेवल पर काम कैसे करती है। ये हमारे मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 से 70% के बीच होती है। ये धीमी और आसान ट्रेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को बढ़ाती है और शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लाइकोजन की जगह फैट का इस्तेमाल करना सिखाती है। साथ ही ये लैक्टेट को क्लियर करने की क्षमता भी बढ़ाती है। यहां सबसे बड़ा और विरोधाभासी सबक यही है कि तेज दौड़ने के लिए हमें पहले धीमा दौड़ना सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, ट्रेनिंग जोन्स की टेस्टिंग। आइए इसके व्यवहारिक फील्ड प्रोटोकॉल्स देखते हैं। मैथ्यू बॉयड के ये 3 फील्ड टेस्ट बड़े कमाल के हैं, जिनसे बिना किसी महंगी लैब के अपनी मेटाबॉलिक लिमिट्स जानी जा सकती हैं। स्टेप 1, 20 मिनट का टेस्ट जो सेकेंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड यानी LT2 का अंदाजा देता है। स्टेप 2, इसी के 95% पर 40 मिनट का टेस्ट जो फर्स्ट लैक्टेट थ्रेशोल्ड यानी LT1 या जोन 2 की ऊपरी सीमा तय करता है। और स्टेप 3, 5 मिनट का फुल एफर्ट टेस्ट जिससे VO2 मैक्स की गति का सटीक अनुमान लग जाता है। अब आइसबर्ग में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। भाग 4, कनेक्टिव टिश्यू और जोड़, हमारा स्ट्रक्चरल इंजन। इंजरी के पीछे का सबसे बड़ा सच विकास के समय के अंतर में छिपा है। हमारी मसल्स कुछ ही हफ्तों में नई ट्रेनिंग के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, लेकिन टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू, उन्हें पूरी तरह से अडैप्ट होने में 6 से 9 महीने तक का बेहद धीमा समय लगता है। विकास का ये जो गैप है ना, यही असली डेंजर जोन है, जहां सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं। टेंडन्स में विस्को इलास्टिसिटी नाम की एक जबरदस्त खूबी होती है। इसका मतलब है कि जब जोर कम होता है तो वे ऊर्जा को फैला देते हैं, लेकिन दौड़ने जैसी तेज गति के दौरान वे एक कसी हुई स्प्रिंग की तरह भारी बल पैदा करते हैं। बिना एक मजबूत टेंडन फ्रेमवर्क के अच्छी से अच्छी मसल्स भी अपना पूरा दम नहीं दिखा सकती। अब बात करते हैं भाग 5 की, हड्डियों के लिए इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जिससे उनका घनत्व बढ़ता है। सिर्फ जिम में भारी वजन उठाना ही काफी नहीं होता। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फ्लाइट यानी हवा में उछलने की ताकत का होना बहुत जरूरी है।
जब हम जंप रोप या बॉक्स जंप्स करते हैं और जमीन से टकराते हैं तो हड्डियों को एक अलग लेवल का स्टिमुलेशन मिलता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ हर सेशन में सिर्फ 50 जंप्स शामिल करना बोन डेंसिटी के लिए नॉर्मल लो इम्पैक्ट लिफ्टिंग से कई ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जब ये सिस्टम फेल होते हैं तो क्या होता है? भाग 6, टेंडन रिपेयर और रिहैबिलिटेशन, रिकवरी की असली सच्चाई। जब स्ट्रक्चरल सिस्टम टूटता है तो वापसी का रास्ता बहुत कठिन होता है। कनेक्शंस टीआर टेंडन रिपेयर सिस्टम के तहत एक जोन 2 फ्लेक्सर टेंडन सर्जरी के रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को ठीक होने में कितनी बारीकी और धैर्य चाहिए होता है। शुरुआत में रिकवरी बेहद नाजुक होती है। सर्जरी के बाद के पहले 5 हफ्तों तक स्प्लिंट से हाथ बाहर निकालकर सिर्फ एक बहुत ही मुलायम पीले फोम ब्लॉक को आधा दबाने की ही परमिशन होती है, वो भी बिना किसी खिंचाव के। जरा सी भी चूक हुई और पूरी सर्जरी बर्बाद हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही धीमी और थका देने वाली होती है। पहले हफ्ते के पीले ब्लॉक से शुरू होकर पूरे 5 हफ्ते बीत जाने के बाद जाकर कहीं एक हल्के लाल फोम ब्लॉक तक पहुंचने की प्रोग्रेस हो पाती है। इससे साफ पता चलता है कि टेंडन्स अपनी ताकत कितनी धीमी गति से वापस पाते हैं। रिकवरी का ये सफर काफी लंबा चलता है। 6ठे हफ्ते में जाकर स्प्लिंट हटता है और 8वें हफ्ते में थोड़ी मजबूती वाली एक्सरसाइज शुरू होती हैं और बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से एथलेटिक एक्टिविटीज में वापस लौटने में 12 से 16 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल रिकवरी में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर परफॉर्मेंस की असली लिमिट्स हमारे टेंडन्स और बेस मेटाबॉलिज्म में छिपी हैं, तो क्या आज के एथलीट्स गलत इंजन को ट्रेन कर रहे हैं? क्या सिर्फ मसल्स पर फोकस करना और अपनी बुनियादी संरचना को भूल जाना एक बड़ी गलती है? अब इस बात पर गहराई से सोचने का समय आ गया है कि हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।